नमस्कार बच्चों। तो देखो एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है हमारे संभव ऑनलाइन क्लासेस में। और हमारा जो साइंस का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, जिसके अकॉर्डिंग मैंने आपको जो अंतिम यूनिट है वो मैंने स्टार्ट की थी। और वो जो अंतिम यूनिट है वो है हमारी ह्यूमन का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो। तो उसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज मैंने आपको बताया था, जनन की डेफिनेशन बताई थी मैंने, उसके अलावा जनन के जो प्रकार है वो बताए थे। ओके, अब हमारा जो मेन यूनिट है, जो हमारा टारगेट है वो हम स्टार्ट करेंगे। और जिसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र। ओके, जो ह्यूमन बींग्स होती है, चाहे उसके अंदर मेल की बात करें हम या फिर फीमेल की बात करें या फिर हम पेड़ पौधों की बात करें, तो सभी के अंदर उनका एक जननांग या जनन तंत्र होता है, जिसके अंदर बहुत सारे जनन अंग इंक्लूड रहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ह्यूमन बींग्स के अंदर यदि हम लेते हैं तो ह्यूमन बींग्स के अंदर हम यदि नर जनन तंत्र को पढ़ते हैं तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से मैंने अदर जो तंत्र पढ़ाए थे और उन तंत्रों को मैंने विभिन्न प्रकार से उनको बांटा था, तो उसी प्रकार से हम इसको भी स्टार्ट करेंगे कि नर जनन जो तंत्र है उसको हम दो तरीके से पढ़ेंगे, अर्थात दो प्रकारों में या दो भागों में हम इसको बांटेंगे। देखो जो मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको दो भागों में हम बांट रहे हैं। तो प्रथम जो भाग है उसको हमने बोला प्राथमिक जनन अंग प्राथमिक जनन अंग, और जो द्वितीय जो भाग है उसको हम बोलेंगे द्वितीयक जनन अंग। हाँ बेटा, तो देखो किसी भी तंत्र को पढ़ते हैं तो उस तंत्र के अंदर जो इंक्लूडिंग जो ऑर्गन्स होते हैं उन ऑर्गन्स को हम पढ़ते हैं, तो जो तंत्र है उसकी जो संरचना है वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है। तो उसी प्रकार सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इस नर जनन तंत्र के अंदर जो एक स्पष्ट संरचना, जिसको हम पूरा एक नर जनन तंत्र बोला जाता है, उस तंत्र के अंदर कौन कौन से जो ऑर्गन है वो इंक्लूड रहते हैं और जिसके अकॉर्डिंग इस तंत्र का निर्माण होता है। तो उस तंत्र के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उन ऑर्गन्स को हम दो भागों में बांटते हैं। प्राथमिक जो है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और दूसरा है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, तो देखो अब इसके अंदर जो प्राथमिक जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है, इसके अंदर हम जो हमारा मेन जो पार्ट है इस चैप्टर का, जिसके द्वारा हम युग्मकों का जो निर्माण है वो होता है, तो वो चीज पढ़ेंगे। तो प्राथमिक जनन अंग के अंदर हम वृषण की स्टडी करेंगे। एक जोड़ी जो वृषण मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं उनकी हम स्टडी करेंगे, जिसको हम इंग्लिश के अंदर टेस्टिज बोलते हैं। दोनों टर्म आपको याद होनी चाहिए और दोनों का आपको याद रखना है। ओके, तो इसके अंदर हम केवल और केवल किसकी स्टडी करेंगे? वृषण की स्टडी करेंगे। ओके, फिर बाद में देखो आगे चलते हैं। द्वितीयक जो जनन अंग है उसके अंदर इसके जो एसेसरी जो पार्ट्स होते हैं, वृषण जो है वो मेन हमारा ऑर्गन है इसके अंदर नर जनन तंत्र में, और उसके अलावा इसके जो एसेसरी पार्ट्स होते हैं या फिर वृषण के द्वारा उत्पन्न जो युग्मक होते हैं, उन युग्मकों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने वाली जो भी डिफरेंट जो संरचनाएं होती है उसको हम एसेसरी ऑर्गन्स के रूप में हम किसमें पढ़ते हैं? द्वितीयक जनन अंग में। तो देखो द्वितीयक जो जनन अंग है उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? पहला, इधर देखो इसके अंदर आपके बुक्स के अंदर नहीं दे रखा है, लेकिन मैं यहाँ पे वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो पहला जो है वो है हमारा अधिवृषण। ओके, पहला जो हम है एसेसरी या द्वितीयक अंग पढ़ेंगे अधिवृषण, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर एपीडिडाइमस बोलते हैं, एपीडिडाइमस। ओके, दूसरा जो है हम पढ़ेंगे शुक्रवाहिनी। दूसरा जो एसेसरी ऑर्गन है वो पढ़ेंगे हम शुक्रवाहिनी, जिसको इंग्लिश के अंदर भी आपको याद रखना है, जिसको हम वास डिफरेंसिया बोलते हैं। वासा भी कहते हैं कई बार और वास भी बोलते हैं, वास डिफरेंस। ठीक है, इसका जो एक्चुअल नाम होता है वो होता है वासा डिफरेंसिया। इससे एक टर्म आपके बाद में मैं यूज करूंगा, मैं बताऊंगा कि इसका इंग्लिश जो नाम है, अंग्रेजी जो नाम है, आपको क्यों याद रखना है, क्योंकि इसके द्वारा एक टर्म का बनेगी आपके, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, और तीसरा जो शुक्रवाहिनी जो होती है वो फिर बाद में खुलती है हमारे शुक्राशय के अंदर। ओके, तो अगला हम जो पार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑर्गन पढ़ेंगे शुक्राशय। ओके, और शुक्राशय जो होता है वो शुक्राशय फिर बाद में जनन नलिका कह दो, या इसको हम मूत्र नलिका भी कह सकते हैं, या हम उसको मूत्र मार्ग भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि जो मूत्र विसर्जन की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत जो मूत्र नलिका है वो और जो जनन नलिका होती है वो क्या होती है? एक ही होती है। तो उसको हम मूत्र नलिका भी कह सकते हैं या फिर जनन नलिका भी कह सकते हैं। तो इसके यहाँ ओब्लिक के अंदर में मूत्र नलिका भी
बोल सकता हूँ, और या फिर आप मूत्र मार्ग भी इसको बोल सकते हो। और अंतिम जो संरचना है वो हम पढ़ेंगे सीसन। ओके, अंतिम जो संरचना है वो पढ़ेंगे हम सीसन। अब देखो इसके अंदर एक संरचना और है। ये तो क्या होता है कि जो हमारा जनन तंत्र है उसके भाग होते हैं, लेकिन एक इसके अंदर हम और संरचना पढ़ते हैं। बुक के अंदर आपके एक ही प्रकार की ग्रंथि दे रखी है, लेकिन वो दो प्रकार की मैं ग्रंथि आपको बताऊंगा। तो यहीं पे मैं एक आपको और लेता हूं ग्रंथि, ठीक है। तो यहीं पे हम एक चीज और पढ़ेंगे आपके ग्रंथि। देखो यहाँ पे हम पढ़ेंगे बाह्यस्रावी ग्रंथि। ओके, और उन ग्रंथियों के अंदर हम दो प्रकार की ग्रंथि पढ़ेंगे। एक होती है प्रोस्टेट ग्रंथि और एक है काउपर ग्रंथि, ठीक है। तो ये दो प्रकार की जो ग्रंथि है वो भी हम इसके द्वितीयक जो जनन अंग है उसके अंदर हम पढ़ेंगे। ओके, तो ये एक आइडिया आपको मैंने बताया है कि किस तरीके से जो नर का जो जनन तंत्र बनता है और उसके अंदर कितने सारे जो ऑर्गन्स है वो इंक्लूड है। तो इन सब की हम बारीकी से स्टडी करेंगे। उससे पहले मैं ये जो ऑर्गन आपको मैंने बताए हैं विथ डायग्राम में आपको बताना चाहता हूँ, ताकि डायग्राम के अकॉर्डिंग आप उसको स्पष्ट तरीके से देख सको और एज ए एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है उसको समझ सको। तो देखो बेटा, ये डायग्राम जो है वो हमारे नर जनन तंत्र का है। बहुत इजी डायग्राम है, आप अपने अंडरस्टैंडिंग से आप इस डायग्राम को बना सकते हो। और जब क्वेश्चन आता है तो वो पूरा क्वेश्चन आपके आएगा नर जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र को सचित्र समझाइए। तो उस दौरान आपको ये जो डायग्राम है वो आपको बनाना पड़ेगा। ओके, मेन जो है इसका कनेक्शन आपको समझना है, डायग्राम को किस तरीके से बनाया गया है और किस चीज का कनेक्शन किसके साथ है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। तो देखो इस डायग्राम के अंतर्गत मैं बता दूं कौन सी चीज क्या है। देखो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये हमारे जो हमारे शरीर का जो बाह्य भाग है वो दिखाई दे रहा है आपको। ये जो है ये वाला जो भाग है ये हिप्स वाला जो भाग होता है। ओके, ठीक है। ये हमारे अग्र वाला भाग है जहां पे आपको ये उदर गुहा जो एक्स्ट्रा एब्डोमेन जो कैविटी है वो आपको दिखाई दे रही है। ऊपर की ओर एब्डोमिनल कैविटी होती है हमारी उदर गुहा, और ये नीचे की जो संरचनाएं हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो देखो इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये देखो देखो बेटा, यहाँ पे आपको जो सबसे पहले स्ट्रक्चर में आपको बताऊंगा वो स्ट्रक्चर किसकी है। देखो आपको यहाँ पे ये वाली जो संरचना दिखाई दे रही है, ये बाहरी जो भाग होता है, ये वाली जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये जो संरचना है ये कहलाता है हमारा वर्षण कोश। ओके, ये वाली जो संरचना है वो कहलाती है वर्षण कोश। जो पहला मैंने आपको प्राथमिक जो जनन अंग बताया था उसी के अंदर हम वर्षण कोश को भी पढ़ेंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं स्क्रोटम या फिर वर्षण कोश। इसको इंग्लिश के अंदर बोला जाता है स्क्रोटम, ठीक है। ये बाहरी लेयर होती है, एक ऐसी लेयर जिसके अंदर जो वर्षण होते हैं वो इसके अंदर सुरक्षित रहते हैं। और आपने देखा होगा कि इसका जो कलर होता है वो ब्लैक कलर होता है, इसके ऊपर हेयर जो होते हैं वो इस तरीके से मौजूद होते हैं। कुछ बाल होते हैं वो इस स्क्रोटम के ऊपर इस तरीके से मौजूद होते हैं। जब मैं आगे बताऊंगा तो पूरा इसके अंदर बताऊंगा कि क्यों किस तरीके से इसकी संरचना होती है। तो एकदम ब्लैकिश टाइप की जो ये स्ट्रक्चर है जो वर्षण को क्या होती है चारों ओर से घेरे रहती है, और हमारे शरीर की बाहरी ये संरचना होती है, एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम बोलते हैं वर्षण कोश या फिर स्क्रोटम। ओके, उसके बाद में देखो यहाँ पे ये वाली जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये वाली ये गोलाकार आकृति के अंदर ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है इस तरीके से, ये अंडाकार शेप में देखो ओवल शेप के अंदर आपको दिखाई दे रही है। ये जो संरचना होती है ये है हमारा वर्षण। ओके, ये संरचना है हमारी वर्षण की संरचना। ओके, अब आगे देखो अब आगे जो ये वर्षण, और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्टिज। ओके, आगे देखो, आगे ये जो वर्षण है इस वर्षण से देखो इस तरीके से नलिका में संरचना कुछ आपको निकली हुई दिखाई दे रही है। इस तरीके से ये वाउंड हो रही है इस तरीके से, और ये यहाँ पे इस तरीके से घूम के आगे की तरफ जा रही है। ये नलिका है, यहाँ पे इसको देखो पूरा इसको बताया गया है, ये पूरी नलिका है, आगे से निकल के आ रही है। ये जो नलिका आपको दिखाई दे रही है ये यहाँ से लेके और यहाँ तक आगे तक जा रही है। इस नलिका को हम क्या बोलते हैं, देखो इस नलिका को हम दो भागों में बांटेंगे। यहाँ पे ये जो वर्षण से निकलने वाली जो ये आपको व्यास में भी ज्यादा दिखाई दे रही है, ये वाली जो नलिका है ये यहां तक, इस संरचना को हम बोलते हैं अधिवृषण। यहाँ पे इसका नाम नहीं लिखा है, मैं बता दूं आपको, इस संरचना को बोला जाता है अधिवृषण, जो अभी मैंने आपको बताया था अधिवृषण, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं एपिडिडाइमस।
ठीक है, इसका नाम होता है अधिवर्षण या फिर एपिडिडाइमस। ओके, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर होती है ये वर्षण से जुड़ी हुई, जो क्या करती है कि हमारे जो युग्मक होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, उनको पोषण देने का कार्य करती है। आगे मैं पूरा इसके बारे में ब्रीफली बताऊंगा, पहले इसको आप डायग्राम को समझ लो। तो ये जो होगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो संरचना है, ये क्या कहलाती है, हमारी अधिवर्षण या फिर एपिडिडाइमस। ओके, आगे चलते हैं। आगे जो ये एपिडिडाइमस या जो वर्षण है, वो आगे देखो इस नलिका से जुड़ी हुई है। ये देखो ये नलिका, ये वाली जो नलिका है वो कहलाती है मूत्र वाहिनी, सॉरी शुक्र वाहिनी। देखो यहाँ पे इसको शो कर रखा है। ये जो नलिका आपको दिखाई दे रही है, इस नलिका को हम बोलते हैं शुक्र वाहिनी। क्या बोलते हैं? शुक्र वाहिनी, जो अभी मैंने आपको बताया था, जिसका अंग्रेजी में नाम है वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया। तो ये आपको जो नलिका दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं शुक्र वाहिनी, जिसके द्वारा क्या होता है, जो शुक्राणु होते हैं, मैं बार बार जो शुक्राणु का नाम ले रहा हूं, वो हमारे एक प्रकार के युग्मक है, जो जनन की प्रक्रिया के दौरान नई प्रजाति का जो निर्माण करते हैं, वही मैं स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं। तो ये जो शुक्र वाहिनी होती है, वो क्या होती है, एक नलिका होती है इस तरीके से, और ये नलिका क्या है क्या कहलाती है, वासा डिफरेंशिया या शुक्र वाहिनी। अब देखो, अब कनेक्शन आपको जोड़ना है। आपको यहां से जो कनेक्शन आपको स्टार्ट हुआ, वहीं से आपको ध्यान रखना है कि कौन सी संरचना पहले थी, उसके बाद में कौन सी संरचना आई। तो देखो आगे जो ये शुक्र वाहिनी होती है, उसका कनेक्शन देखो, ये इस तरीके से वाउंड होकर यहाँ आगे जा रही है। ये कट्टी भी नहीं है, ये इसके बाहर की तरफ ऐसे निकल के आ रही है। ओके, ये जो नलिका है शुक्र वाहिनी है, वो इस तरीके से आगे की तरफ ऐसे जा रही है। ओके, देखो यहां तक ये नलिका है शुक्र वाहिनी, ये आ चुकी है। ओके, अब देखो, अब जो कनेक्शन है वो आपको किस तरीके से मैं शो करूंगा। यहां पे देखो, ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय। देखो ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये होता है हमारा ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय। और आपको मैंने पहले भी उत्सर्जन तंत्र के अंदर पढ़ा दिया, जिसका जो कनेक्शन होता है वो किसके साथ होता है, किडनी के साथ होता है। और वो यहाँ पे शो कर भी रखा है। देखो यहाँ से एक नलिका को निकाल रखा है, देखो इस तरीके से ये नलिका जो निकल रही है ना, इस नलिका को हम क्या बोलते हैं, मूत्र नलिका, जो आगे जाके फिर किसमें खुलती है, ये किडनी के अंदर खुलती है। तो ये हमारा मूत्राशय वाला पार्ट है, और ये यहाँ पे एडजस्ट रहता है। और ये भी आपको मैंने बताया भी था क्योंकि जो हमारा मूत्राशय होता है, उस मूत्राशय के द्वारा फिर जो मूत्र नलिका निकलती है, उसका कनेक्शन और हमारी जो जनन नलिका है या फिर शुक्र नलिका है, उसका कनेक्शन एक ही होता है। आगे देखो कनेक्ट होगी ये वापस। देखो यहाँ पे मैंने इसको मूत्राशय को इसलिए बताया क्योंकि मूत्राशय के अंदर यहाँ पे जो यूरिन जो भरा रहता है, यहाँ पे जो मूत्र भरा रहता है, वो मूत्र इस नलिका के द्वारा ही बाहर निकलता है। देखो ये नलिका है ना, तो इस नलिका को हम ये कह सकते हैं कि मूत्राशय से निकलने वाली ये नलिका है। ठीक है, तो मूत्राशय जो नलिका है या फिर मूत्राशय जो है, वो फिर बाद में आगे जाके देखो किससे कनेक्ट हो गया, किससे, शुक्र वाहिनी, जो शुक्र वाहिनी थी हमारी, उससे ये कनेक्ट हो गया। ओके, अब देखो बेटा आगे, अब आगे क्या है, यहाँ पे आपको एक ग्रंथि दिखाई दे रही है, ये देखो प्रोस्टेट ग्रंथि। ये इस तरीके से एक ग्रंथि आपको दिखाई देगी, ये वाली ग्रंथि, जिसकी ओपनिंग भी किसमें होती है, शुक्र नलिका के अंदर, या फिर ये जो मूत्राशय से खुलती है वो नलिका। तो अब ये मूत्राशय नलिका नहीं रही है, अब ये क्या है, अभी तक ये हमारी शुक्र वाहिनी है। तो ये देखो शुक्र वाहिनी जो है वो आगे जाके किसके अंदर, इसके अंदर किसकी ओपनिंग खुली है, हमारी जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, वो भी क्या होती है, इसके अंदर ओपन रहती है। ये क्यों खुल रहे हैं वो मैं बताऊंगा पूरा, कि इससे कुछ निकलेगा मूत्र, वो भी इस नलिका के अंदर आएगा। प्रोस्टेट ग्रंथि से भी कुछ निकलेगा, वो भी किस में आएगा, शुक्र नलिका में, शुक्र वाहिनी में आएगा। ओके, अब देखो एक स्ट्रक्चर और देखो, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, ये देखो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई दे रही है, और इसकी ओपनिंग भी किसमें है, इसी में, शुक्र वाहिनी में इसकी ओपनिंग है। देखो एक तो मूत्राशय की ओपनिंग होगी, दूसरी प्रोस्टेट ग्रंथि की ओपनिंग होगी, और तीसरी यहाँ पे ये वाली जो संरचना है, इसको हम बोलते हैं शुक्राशय। ये बहुत महत्वपूर्ण संरचना है, ठीक है, नाम याद रखना, इसको बोलते हैं शुक्राशय। ठीक है, ये जो शुक्राशय है, इस शुक्राशय की भी ओपनिंग देखो किसमें हो रही है, हमारी शुक्र वाहिनी में हो रही है। ओके, अब देखो आगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। ओके, हाँ भाई, देखो आगे देखो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारी शुक्र वाहिनी थी, उस शुक्र वाहिनी के अंदर कितनी ओपनिंग हो चुकी है अभी तक, एक तो शुक्राशय की, ठीक है, दूसरी प्रोस्टेट ग्रंथि की, और तीसरी हमारी मूत्राशय की ओपनिंग हो चुकी है। ओके, तो इसका मतलब 3 प्रकार की जो नलिकाएं हैं, यहाँ पे एक नलिका, 2 नलिका
ओके, एक तो ये हो गई, एक दो नलिका, और एक वो खुद जो मेन जो नलिका है वो हो गई। ओके, ये तीन नलिका यहाँ पे खुल रही है। एक तो मूत्रवाहिनी, ओके, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नंबर 1 शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी ऊपर से आ रही थी, तो ये तो होगी शुक्रवाहिनी, तो शुक्रवाहिनी की ओपनिंग होगी, और शुक्रवाहिनी के अंदर फिर बाद में किसकी ओपनिंग हो गई, शुक्राशय की ओपनिंग हो गई। ओके, शुक्राशय खुल गया। उसके बाद में क्या खुला, मूत्राशय खुला। ओके, मूत्राशय के बाद में एक ग्रंथि खुली है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि। देखो प्रोस्टेट ग्रंथि। अब देखो एक और मैं बताता हूँ, ये वाली जो ग्रंथि आपको छोटी सी ग्रंथि दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं काउपर ग्लैंड। इसका नाम है काउपर ग्रंथि। अभी मैंने बताया था 2 प्रकार की ग्रंथियां, तो ये होती है काउपर ग्रंथि। तो देखो ये भी इसके अंदर किसके अंदर खुल रही है, उसी नलिका के अंदर खुल रही है। तो 5वीं जो ओपनिंग होगी वो होगी कौन सी, काउपर ग्रंथि। ओके, देखो यहां पे इतनी सारी जो स्ट्रक्चर है, जो शुक्रवाहिनी होती है वो शुक्रवाहिनी अब शुक्रवाहिनी नहीं रही। क्यों, क्योंकि उस शुक्रवाहिनी के अंदर शुक्राशय, मूत्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि, ये जो चारों प्रकार के जो ऑर्गन है वो अपनी इसके अंदर ऑर्गन, इसके अंदर क्या दे रहे हैं, ओपनिंग दे रहे हैं। और इस प्रकार से ये अब जो नलिका बनी है यहाँ पे देखो, ये जो नलिका आपको दिखाई दे रही है ये यहां तक। ओके, इस नलिका को अब दूसरा नाम देंगे, और इस नलिका को अब हम बोलेंगे स्क्लन नलिका। नाम याद रखना, स्क्लन नलिका। ओके, इसको बोलते हैं स्क्लन नलिका, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एजुकलेक्टरी डक्ट। ओके, एजुकलेक्टरी ट्यूब या फिर एजुकलेक्टरी डक्ट। ओके, अब ये हो गई हमारी स्क्लन नलिका। इतनी देर यहां तक ये चल रही थी जिसको हमने शुक्रवाहिनी बोला था, लेकिन अब ये क्या बन चुकी है, स्क्लन नलिका। ओके बेटा, अब देखो आगे देखो, अब आगे ये जो है ये एक हमारा शरीर का जो महत्वपूर्ण ऑर्गन है जिसको हम बोलते हैं सीसन, जिसको हम बोलते हैं सीसन, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेनिस। सीसन जो होता है हमारा, जो पेनिस होता है, एक बेलनाकार आकृति होती है, जो बाह्य ऑर्गन होता है हमारे शरीर से बाहर की ओर ये लगा रहता है। जो दोनों वर्षण होते हैं हमारे उन दोनों वर्षणों के जस्ट ऊपर की साइड ये क्या होता है, ये लगा रहता है। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं सीसन, और इस सीसन के अंदर इसकी ओपनिंग होगी। अर्थात जो एजुकलेक्टरी डक्ट या स्क्लन नलिका थी वो किसके अंदर अब एंटर कर गई, हमारे सीसन के अंदर एंटर कर गई, ये यहाँ से। तो अब ये जो नलिका है यहाँ से लेके यहाँ तक और आगे तक ये एंटर कर रही है, और यहाँ पे जाके ये ओपनिंग हो रही है इसकी। तो अब इस नलिका को हम जनन नलिका भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम जनन मार्ग भी कह सकते हैं, या इसको हम मूत्र मार्ग भी कह सकते हैं, कुछ भी हम इसको नाम ले सकते हैं। तो इसको मूत्र मार्ग जो नाम है हमने दिया था उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको मूत्र मार्ग बोल देता हूँ। ओके, मूत्र मार्ग या फिर मूत्र नलिका। ओके, और जो मूत्र नलिका है वो जो हमारा सीसन है, उस सीसन के जो अंतिम जो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये ओपनिंग इसकी होती है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इससे ही फिर बाद में मूत्र का विसर्जन होगा, और इसी से फिर बाद में क्या होगा, शुक्राणु या फिर स्पर्म का क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा, बाहर की ओर ये आएगा। तो ये स्ट्रक्चर हमारी होती है। मैंने स्पष्टली आपको बता दिया, एक एक ऑर्गन के बारे में मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरीके से ये जो व्यवस्था होती है हमारी नर जनन तंत्र की, वो इस तरीके से ये एडजस्ट रहते हैं। ओके बेटा, अब देखो इसका एक डायग्राम और मैं आपको बता दूं। देखो ये जो डायग्राम होता है, ये ट्रांसवर्स जो हमारा काट होता है उसका साइड व्यू, इसका साइड व्यू, हालांकि वो भी साइड व्यू था लेकिन वो तो एक हमारा एक डायग्राम था बनाया हुआ, लेकिन ये क्या है, एक काटा हुआ है, इसको साइड व्यू को काट के बताया गया है कि किस तरीके से ये जो अंग होते हैं वो अंदर की तरफ, अंदर इसकी जो संरचना होती है वो कैसे होती है। तो देखो इस साइड व्यू के अंदर ये जो आपको रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है पता है, ये यूरिनरी ब्लैडर है हमारा, जो मूत्राशय है वो है, उसकी संरचना आपको दिखाई दे रही है। और शुक्राशय की देखो ओपनिंग हो रही है, और यहाँ पे ये मूत्रवाहिनी की ओपनिंग हो रही है। और उसके अलावा देखो इसमें आपके ज़्यादा ये नहीं है संरचना, ये यहाँ पे इधर शुक्राशय वगैरह आपको दिखाया नहीं गया है। ठीक है, चलो ये शुक्राशय हो गया। और उसके अलावा ये वापस देखो एजुकुलेटरी डक्ट होगी, हमारी स्क्लन नलिका होगी, और ये स्क्लन नलिका जो है किसमें खुल रही है, फिर बाद में इसके अंदर ओपन हो रही है पेनिस के अंदर। और ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये वर्षण, देखो ये वर्षण दिखाई दे रहा है ना, व्हाइट कलर का सा, है ना। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्षण। तो ये एक छोटा सा डायग्राम है, साइड व्यू है, जो काट है उसको हमने काट के बताया। ओके, अब देखो, अब हम पढ़ेंगे एक एक जो चीज है जो हमने लिया था अभी। सबसे पहले जो हमने लिया था वो हम पढ़ेंगे वर्षण, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, वो हम पढ़ेंगे वर्षण। ओके, तो देखो बेटा,
पहले हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम वर्षण, जो हमारा प्राथमिक जो जनन अंग है, हमारा प्राइमरी जो सेक्सुअल ऑर्गन है या फिर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखो मैं स्टार्ट करता हूँ वर्षण से। देखो वर्षण क्या होती है कि ये जो वर्षण की जो संरचना होती है वो आपको बाहरी रूप से दिखाई देगी। वो इस तरीके से जो मेल होता है उस मेल के अंदर इस तरीके से जो आपने एक देखी होगी इस तरीके से, है ना, ये पीयूष ग्रंथि जैसी दिखाई दे रही है, पीयूष ग्रंथि जो आपने पढ़ी होगी 9th क्लास के अंदर। ये देखो इस तरीके से क्या होता है, ये वर्षण व्यवस्थित रहते हैं हमारे शरीर में, ओके, शरीर के बाहर की तरफ, ओके। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, ये अभी ये स्ट्रक्चर मैंने बनाई है वर्षण कोश की। देखो मैं इसके साथ ही ले लेता हूँ, वर्षण कोश को भी ले लेता हूँ, इसी के साथ मैं पढ़ा दूं वर्षण कोश, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं, ओके, स्क्रोटम बोलते हैं, क्योंकि ये इसकी एक बाहरी परत होती है। तो ये मैंने जो स्ट्रक्चर बनाई है यहाँ पे, ये स्क्रोटम की बनाई है, बाहरी जो लेयर होती है ब्लैकिश जो होती है उस लेयर का मैंने डायग्राम बनाया है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इस तरीके से एक जोड़ी वर्षण व्यवस्थित रहते हैं, ओके बेटा। ये जो वर्षण है यहाँ पे एक जोड़ी वर्षण है वो इस तरीके से व्यवस्थित रहते हैं और शरीर के बाहर की ओर ये लटके रहते हैं। अब देखो इसके अंदर कुछ ऐसी बेसिक चीजें मैं बताऊं आपको। क्या होता है कि ये जो बाहरी ये लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम या फिर वर्षण कोश, ओके। अब देखो आपको इसके अंदर ये जैसे लेफ्ट है और ये राइट साइड है, ओके। तो लेफ्ट साइड वाले जो ये वर्षण कोश है या फिर जो वर्षण होते हैं वो नीचे की ओर होते हैं, ऐसे इस तरीके से थोड़े नीचे होते हैं, और ये राइट वाला जो है ऊपर होता है। इसका भी रीजन होता है क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी भी बाएं आघात द्वारा यदि मान लो ये संकुचित हो, अगर ये बिल्कुल साइड व्यू पास होंगे, ये अंदर की तरफ मैंने स्ट्रक्चर वो तो मैंने पास लिए, लेकिन अगर ये लेफ्ट वाला नीचे लटका हुआ है तो ये वाली जो इसके अंदर संरचना है, इधर देखो, ये वाला जो वर्षण है वो इस तरीके से नीचे की ओर ऐसे नीचे की ओर होता है थोड़ा। तो उससे क्या होता है, जब यदि कोई कॉन्ट्रैक्शन हो या बाहरी आघात हो तो अगर ऐसे लगे तो इनको आघात पहुंच सकता है या ये नष्ट हो सकते हैं या ये फिर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब ये इस तरीके से होते हैं तो ये जो वर्षण होता है वो इस तरीके से साइड में हो जाता है, ये ऊपर की ओर हो जाता है, तो वो क्या होता है, उससे इनको नुकसान नहीं पहुंचता, ओके बेटा। अब देखो आगे, ये जो वर्षण होते हैं वो हमारे शरीर में एक जोड़ी होते हैं और अंडाकार शेप में होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जो वर्षण होते हैं उनका जो प्रोग्राम होता है, कि जो वर्षण होते हैं उन वर्षणों का कार्य क्या है हमारे शरीर में, ओके। तो सबसे पहले देखो मैं आपको इनका जो कार्य है वो बता देता हूं। वर्षण जो होते हैं वो हमारे शरीर में दो कार्य करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि मेन ये ऑर्गन होते हैं, तो मेन ऑर्गन होते हैं, तो इनके जो मेन जो कार्य होते हैं वो होता है, पहला कार्य होता है युग्मकों का निर्माण। वर्षण का जो पहला कार्य होता है वो होता है युग्मकों का निर्माण करना। और आप जानते हो युग्मक क्या होते हैं, बताओ, शुक्राणु, शुक्राणुओं का निर्माण करना, ओके। जो युग्मक होते हैं वो कौन से होते हैं, शुक्राणु। तो पहला जो वर्षणों का काम है वो होता है हमारे शरीर के अंदर युग्मकों या फिर शुक्राणुओं का निर्माण करना, ओके। दूसरा जो कार्य होता है वो मैं बता दूं, दूसरा जो कार्य होता है ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में हार्मोन्स का स्त्रावण करते हैं, हार्मोन्स का स्त्रावण करते हैं। और उसके अंदर जो हार्मोन्स होता है उस हार्मोन्स का नाम है टेस्टोस्टेरोन। हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उस हार्मोन का स्त्रावण करने वाले जो ऑर्गन है, अंग है, वो भी क्या है, वर्षणी ही है। अब ये टेस्टोस्टेरोन क्या है, मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर जब समझाया था तो मैंने बताया था कि जितनी भी ये जनन की जो प्रोसेस होती है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारे शरीर के हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये वही हार्मोन्स हैं जो हमारे शरीर के अंदर द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्यूबर्टी की जो स्टेज होती है जिसके दौरान क्या होता है कि हमारे शरीर में शुक्राणुओं का निर्माण होने लग जाता है, तो वो भी इसी की बदौलत होता है। क्योंकि प्यूबर्टी आने का इंटरनली एक कैरेक्टर ये भी है कि उसके अंदर हार्मोन्स क्या है, एक्टिव हो चुके हैं, और वो जो हार्मोन्स है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ध्यान रखना इस चीज को, है ना। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है एज ए प्यूबर्टी की स्टेज में ये एक्टिवेट होता है और वर्षणों के द्वारा ये स्त्रावित होता है। और ये हार्मोन क्या करता है कि व्यक्ति के अंदर द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, ओके। तो ये है हमारा हार्मोन। तो ये दो प्रकार के जो कार्य है वो क्या है, हमारे वर्षण के कार्य है, ओके। अब देखो, अब क्या होता है कि ये जो वर्षण यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं,
इस वर्षण की जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको कुछ डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा। आपकी बुक के अंदर नहीं है, लेकिन मैं आपको डायग्राम से आपको इसकी स्ट्रक्चर पूरी बताऊंगा। देखो देखो बेटा, ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये वर्षण की स्ट्रक्चर है। इधर देखो, यहाँ पे क्या है, ये देखो इसकी बाहरी लेयर है ना, ये बाहरी लेयर है, वर्षण अंडाकार शेप में इस तरीके से दिखाई देता है। और इसके बाहर क्या होगी, वर्षण कोश, इसका जो वर्षण कोश है वो होगा इसके बाहर की तरफ। ओके, अब देखो इसके अंदर क्या है, ये बाहरी जो इसकी लेयर होती है, जो अंडाकार शेप में जो वर्षण होते हैं हमारे शरीर में, उस बाहरी लेयर को एक नाम दिया गया है जिसका नाम होता है ट्यूनिका, ये रहा ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ओके, इसका नाम होता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। ठीक है, इसका नाम होता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। आपकी बुक के अंदर नहीं दे रखा है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको। तो ये वर्षण है, वर्षण जो है उसकी जो बाहरी लेयर होती है, बाहरी लेयर की बात कर रहा हूं, है ना। ये नहीं कि जो जिसके अंदर ये वर्षण स्थित रहते हैं उसको तो हम वर्षण कोश कहते हैं, लेकिन वर्षण कोश के अंदर जो अंडाकार शेप के अंदर जो वर्षण होते हैं उसकी भी तो लेयर होगी। तो ये जो बाहरी जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। और इसका जो कलर होता है हमेशा सफेद होता है, ध्यान रखना। व्हाइट कलर की ये परत होती है, व्हाइट कलर की लेयर है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिना क्या होती है, व्हाइट कलर की लेयर होती है। और ये केवल और केवल मेल के अंदर ही पाई जाती है, क्योंकि वर्षण मेल में पाया जाएगा। तो देखो इसका रीजन क्या होता है मैं बताऊं। रीजन पहले नहीं बना है, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने इसका रीजन बता दिया। इसमें क्या होता है कि जब अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक जो होती है, जो आप देखा होगा लिंग परीक्षण की जांच करवाते हैं कि किसी माता के पेट के अंदर जो भ्रूण पल रहा है वो लड़का है या लड़की है, ठीक है, जो एक प्रकार से अपराध है। तो उसके अंतर्गत क्या होता है कि जब इसका अल्ट्रासोनिक करवाते हैं डॉक्टर के द्वारा, तो उस दौरान क्या होता है कि ये जो व्हाइट जो लेयर होती है ना, इसके ऊपर जब अल्ट्रासोनिक की किरणें गिरती है तो क्या होता है, उससे उनको पुख्ता सबूत मिल जाता है कि ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिना है उससे जब अल्ट्रासोनिक टकराती है तो वो अपनी इंफॉर्मेशन देती है कि व्हाइट कलर की लेयर है। तो ऑटोमेटिकली उस लिंक का पता लग जाता है कि जो पल रहा जो भ्रूण है माता के पेट में वो कौन है, नर है। ओके, यानी लड़का है। तो ये एक बाहर की तरफ लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। उसके बाद में क्या होता है, देखो इस वर्षण के अंदर ये देखो पालियां दिख रही हैं, इसको ये 1 2 3 4 5, ये इस तरीके से क्या होता है, ये वर्षण क्या होता है, अंदर की तरफ बहुत सारी पालियों में बटा रहता है। इसको हम बोलते हैं वर्षण पालियां, इनका नाम होता है वर्षण पालिकाएं। ओके, तो ये होती है वर्षण पालिकाएं। ओके, अब इन वर्षण पालिकाओं के अंदर, इन वर्षण पालिकाओं के अंदर देखो ये नलिका की शेप में आपको दिखाई देगी, गौर से देखना। तो ये जो वर्षण पालिकाएं जो होती है इनके अंदर क्या होती है, विशेष प्रकार की नलिकाएं पाई जाती है। और ये जो नलिकाएं होती है ये एक प्रकार की विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा बनी होती है, जिसको हम बोलते हैं प्रीमोर्डियल जर्म सेल। देखो इसका नाम जो है इंग्लिश के अंदर होता है प्रीमोर्डियल जर्म सेल। और प्रीमोर्डियल जर्म सेल का सीधा साधा मतलब होता है शुक्राणु जनन कोशिका। ओके, अब आप समझ गए होंगे शुक्राणु जनन कोशिका का मतलब क्या होता है, जो शुक्राणु को जन्म देती है। वर्षण पालिकाओं के अंदर जो शुक्राणु जनन जो कोशिकाएं होती है उनके द्वारा क्या होता है, शुक्राणु का जन्म होता है। आगे देखो, ये आगे चल के फिर बाद में ये जो नलिकाएं होती है वो इस तरीके से आगे चल के इस भाग के अंदर खुल रही है। देखो ये इस भाग के अंदर खुल रही है, और ये जो भाग है फिर बाद में आगे जाके ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये यहां से लेके, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को देखो यहां तक। ओके, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या, अधिवृषण। अधिवृषण। तो देखो देखो बेटा, अधिवृषण की क्या इसके अंदर फंक्शन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी ऑर्गन होता है, क्योंकि क्या होता है कि एक हम इस तरीके से कह सकते हैं कि एक हमारे शरीर का एक ऐसा अंग वर्षण, ठीक है, उस वर्षण ने क्या हुआ, शुक्राणु को जन्म दिया, अर्थात शुक्राणु बनाए। ओके, शुक्राणु बनाने के बाद में क्या होता है, वर्षण की जो गारंटी होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है यहाँ पे। अब वो क्यों होती है वो मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, ऐसा होता कुछ नहीं है, लेकिन वर्षण जब शुक्राणु को बना देता है, बना देने के बाद में क्या होता है, इसका जो कार्य है वो पूरा हो जाता है। ओके, फिर बाद में क्या होता है, जब ये वृषण क्या होते हैं, अधिवृषण के पास जाते हैं या एपिडिडाइमस के पास जाते हैं, तो एपिडिडाइमस या अधिवृषण एक ऐसी संरचना होती है जो उसकी दूसरी माता होती है। क्योंकि प्रथम माता तो क्या होगी, शुक्राणुओं की, हमारे वृषण हो गए, और दूसरी माता इस अधिवृषण को क्यों बोला गया है, क्योंकि
एटलीस्ट जब ये शुक्राणु सब इस अधिवृषण के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि इसको सुरक्षा प्रदान की जाती है और उसके अलावा इसको ऊर्जा प्रदान की जाती है, इसको गतिशील बनाया जाता है शुक्राणुओं को, क्योंकि ये जो शुक्राणु है अभी एक बारीक सी एक ऐसी इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है और ये स्ट्रक्चर जो होती है इनके अंदर क्या होती है, गतिशीलता कम पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो जो अधिवृषण होता है वो इन शुक्राणुओं को क्या देता है, पोषण प्रदान करता है, ओके, उसके अलावा इनको गति प्रदान करता है, उसके अलावा इनको सुरक्षा प्रदान करता है। अब यहाँ पे एक चीज आई, सुरक्षा प्रदान करता है, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो देखो इसका मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा कि ये अधिवृषण जो है वो इनको सुरक्षा किस तरीके से देता है। तो देखो प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है हमारे शरीर का वो प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है कि हमने पढ़ा है कि हमारा जो शरीर है वो द्विगुणित गुणसूत्रों का बना होता है। जो गुणसूत्र होते हैं तो उस प्रकार से हम कहते हैं कि द्विगुणित होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो बॉडी की प्रत्येक जो सेल होती है ना, बॉडी की जो प्रत्येक सेल होती है वो द्विगुणित होती है, ठीक है। द्विगुणित का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नॉलेज के आधार पे आप सुनना कि प्रत्येक जो कोशिका होती है हमारे शरीर की उसके अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं, 46 पाए जाते हैं, जिनको हम द्विगुणित बोलते हैं। 23x2 है ना, 2n के नाम से जानते हैं, n का मान यहाँ पे 23 है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे शरीर में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब क्या होगा कि बॉडी के अंदर जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बनता है वो उसी चीज को पहचान करता है जिसके अंदर क्या होगा 2n गुणसूत्र होंगे या फिर 46 गुणसूत्र होंगे। वो तो क्या है उसकी हमारे बॉडी की स्ट्रक्चर में आ गया पूरा। तो प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है कि प्रतिरक्षा तंत्र केवल और केवल उन्हीं कोशिकाओं को जिसके अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं उन्हीं कोशिकाओं को शरीर की कोशिकाएं मानता है। और उसके अलावा अगर कोई दूसरी बाह्य कोई कोशिका आ गई तो आप जानते हो बाहर से कोई बैक्टीरिया आता है या कोई और कोई सिम्टम आते हैं किसी व्यक्ति के अंदर, तो उस दौरान जो भी बैक्टीरिया आएगा या वायरस आएगा उसके अंदर क्या होंगे, गुणसूत्र क्या होंगे, अलग अलग होंगे, 46 गुणसूत्र नहीं होंगे। तो वो एक प्रकार से उसके लिए क्या हो गया, दुश्मन हो गया, उसके लिए शत्रु हो गया। तो वो उसको खत्म करने की कोशिश करेगा, ओके, उससे लड़ेगा। इसीलिए तो हम प्रतिरक्षा तंत्र में क्या होती है, WBC जो होती है, सोल्जर सेल होती है हमारी बॉडी की, तो वो क्या करती है, उसको मारने की कोशिश करेगी। तो अब यहाँ पे देखो इसका इश्यू क्या है, हमारे जो शुक्राणु होते हैं हमारे शरीर की एकमात्र ऐसी कोशिका, याद रखना, हमारे शरीर की एकमात्र ऐसी कोशिका जो एक गुणित होती है, यानी सिंगल हैंडेड, इसका मतलब 46 गुणसूत्र ना पाए जाके उसके अंदर 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो वो होगी हमारा एक तो अंडा और एक हमारा शुक्राणु। तो शुक्राणु एक ऐसी कोशिका होती है शरीर की जिसके अंदर 46 गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं, उसके अंदर 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसको हम अगुणित संरचना कहते हैं। शरीर की प्रत्येक सेल तो द्विगुणित होगी, लेकिन जो शुक्राणु होते हैं वो क्या होते हैं, अगुणित संरचना होती है। तो यहाँ पे एक प्रकार से आप समझ चुके होंगे ये अगुणित संरचना हमारे शरीर की प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है उसके लिए दुश्मन है एक प्रकार से। अरे दुश्मन है नहीं है तो एनिमी है, तो वो इनको मार सकता है, इनको नष्ट कर सकता है, लेकिन ये जो अधिवृषण होता है वो इनको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। एक प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि पहचान करवाता है प्रतिरक्षा तंत्र को कि ये हमारे शरीर की ही संरचना है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बाहर से आया हुआ कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं है। तो ये हो गया हमारा अधिवृषण जो महत्वपूर्ण संरचना है। आगे चले, आगे देखो, आगे ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये फिर कौन सी होगी, शुक्रवाहिनी होगी वापस, ओके, ये आगे शुक्रवाहिनी होगी। तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर होती है वृषण की, जो हमारे शरीर का प्राथमिक जनन अंग होता है, जिसका कार्य होता है शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावन करना, जिसके दौरान प्यूबर्टी स्टेज में इसका स्त्रावन होता है, जिसके दौरान द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों का विकास होता है, अर्थात जो व्यक्ति होता है या जो मेल होता है वो जनन योग्य हो जाता है, ओके, उसके अंदर बच्चे पैदा करने की जो क्षमता है वो उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर इसका जो दूसरा जो कार्य है वो क्या है कि वृषण के अंदर शुक्राणुओं का जो निर्माण है वो होने लग जाता है, ओके। अब देखो इसके साथ साथ मैंने बताया वृषण कोश भी पढ़ाऊंगा। तो वृषण कोश क्या होती है कि ब्लैकिश टाइप की एक संरचना होती है, चारों ओर देखो इस तरीके से। तो ये जो संरचना होती है इसके ऊपर बालों की स्ट्रक्चर होती है और इसका जो कलर है वो ब्लैक इसलिए होता है, देखो ये बाहर की ओर लटकने का भी कारण होता है। क्या होता है, बैक चलता हूं मैं, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये स्ट्रक्चर हमारे को वृषण कोश हम जिसको कहते हैं, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये वृषण कोश या स्क्रोटम है। तो इसका जो कलर होता है वो एक तो क्या होता है, इसका ब्लैक कलर होता है, ओके, और इसके ऊपर बाल होते हैं और प्लस में क्या होता है शरीर से बाहर की तरफ ये निकली हुई होती है। इसका रीजन क्या होता है, देखो बेटा कि हमारी जो बॉडी होती है उस बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ओके। लेकिन जो शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है वो लगभग इससे 2-3 डिग्री कम पे, यानी लगभग 34 से लेके और 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही शुक्राणु बन सकते हैं, ओके। तो क्या होता है
कि ये जो वर्षण कोश होता है वो टेम्परेचर या फिर तापमान को नियमित करता है, नियंत्रित करता है। इसके अंदर जैसे मान लो कि बाहर का जो टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी के कॉन्टेक्ट में आएगा, तो पूरी बॉडी के अंदर तो 37 डिग्री रहता है, लेकिन ये ब्लैकिश रहती है। तो आपने पढ़ा भी होगा, आगे आप पढ़ोगे, ब्लैक बॉडी हम काली कृष्णिका जिसको हम बोलते हैं, काली जो वस्तु होती है ना वो बाहर से जो तापमान होता है उसको क्या होती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और अंदर की तरफ हमारे को फिर क्या होती है, ठंड रहती है। अंदर की तरफ वो जो पूरा तापमान है वो अंदर की तरफ नहीं पहुंच सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो स्क्रोटम होती है वो बॉडी के टेम्परेचर को कितना रखती है, 34 से 35 डिग्री रखती है, अर्थात टेम्परेचर को कम करती है, ठंडक देती है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे शरीर में या वर्षणों के द्वारा शुक्राणु की उत्पत्ति हो सके। ओके, तो ये स्क्रोटम का काम है, एक तो सेफ्टी प्रदान करना, ठीक है, और उसके अलावा बॉडी का जो तापमान है उस तापमान से कम तापमान इसका वर्षणों का रखना। ओके, तो ये था हमारा पहला जो ऑर्गन है उसको हम बोलते हैं वर्षण। ओके, अब देखो आगे चलते हैं। वर्षण मैंने आपको बता दिया है। अब वर्षण के साथ साथ वर्षण के बाद में जो दूसरा हमने अंग पढ़ा था, देखो यहां पे मैं बता दूं आपको, यहां पे देखो वर्षण के साथ साथ मैंने आपको जो अधिवर्षण है वो भी मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है, एपिडिडाइमिस, और इसका कार्य मैंने बता दिया है। दूसरी स्ट्रक्चर थी शुक्रवाहिनी, ठीक है। तो आपको मैंने लंबी बेलनाकार जो नलिका आपको मैंने बताई थी कि साहब ये लंबी बेलनाकार नलिका होती है, ये वाली यहाँ से लेके और यहाँ तक ये होती है शुक्रवाहिनी। और शुक्रवाहिनी का केवल और केवल इतना ही काम होता है कि जो बनने वाले जो स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं, उन शुक्राणुओं को वो आगे की तरफ ट्रांसफर करती है। ओके, ये शुक्रवाहिनी है जिसके माध्यम से शुक्राणु जो होते हैं वो गतिशील हो गए। गतिशील कहाँ से हुए, अधिवर्षण के द्वारा गतिशील हो गए, पोषण प्राप्त कर लिया, एनर्जेटिक हो गए। अब मजे से बिल्कुल एकदम स्पीड के अंदर देखो यहाँ से आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, यहाँ जाते जाते क्या होता है, इस जगह जाते जाते उनकी गति क्या धीमी हो जाती है, अर्थात वो भूखे हो जाते हैं, अर्थात उनकी जो पोषण की जो क्षमता होती है या उनकी एनर्जी होती है वो क्या होती है, लो हो जाती है। यहाँ तक आगे। ओके, अब देखो, अब आगे चलने के बाद में शुक्राणु इस जगह आते हैं। अब क्या होता है, ये वाला जो ऑर्गन आपको शुक्राशय जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये शुक्राशय जो दिखाई दे रहा है, ये होता है एक ऐसा भाग हमारे शरीर का जिसके अंदर जो शुक्राणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, संग्रहित होते हैं। ओके, तो देखो मैं यहाँ पे आपको लिख दूं, हाँ बेटा देखो, अगला जो हमारा द्वितीय जो अंग है जिसको हम बोलते हैं शुक्राशय या सेमिनल वेसिकल। अब जो शुक्राशय होता है वो क्या होता है कि शुक्राशय के अंदर हमारी क्या है, शुक्राणु संग्रहण केंद्र, ठीक है, शुक्राणु संग्रहण केंद्र है जहां पे क्या होता है, शुक्राणुओं का क्या होता है, संग्रहण होता है। ओके, शुक्राणु कुछ देर के लिए वहां रेस्ट करेंगे। उसी दौरान जो हमारा शुक्राशय होता है वो भी क्या होता है, एक माता की तरह इनको पोषण देता है, कि उनको पता है, शुक्राशय को पता है कि जिनको हमने संग्रहित किया है उनका पोषण खत्म हो चुका है, उनकी एनर्जी खत्म हो चुकी है, तो उनको वापस से री एनर्जेट करने के लिए क्या होगा कि उसको पोषण देगा। तो यहाँ पे जो शुक्राणु को पोषण प्रदान करने की जो क्षमता होती है वो किसके पास होती है, शुक्राशय के पास होती है। तो शुक्राशय क्या होगा, शुक्राणु को पोषण प्रदान करेगा। ओके, फिर बाद में अब शुक्राणु जो है उन शुक्राणुओं को आगे की तरफ ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ तक मैं आज समझाऊंगा क्योंकि आपका लेक्चर बड़ा हो चुका है, और अगला जो इंटरेस्टिंग जो चीज है अब आपकी आएगी वो आपको मैं कल बताऊंगा। ओके बेटा, तो यहाँ तक आपको इसको पढ़ना है कि शुक्राशय जो है वो क्या करता है, शुक्राणु केंद्र संग्रह करता है और उसके अलावा पोषण प्रदान करता है। ओके बेटा, धन्यवाद।